हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्यूरोसिटी मंत्रा पर, जहां देख रहे हैं आप संजीवनी सीरीज। और इस सीरीज में मैथ्स और फिजिक्स की बोर्ड क्लासेस चल रही हैं। बिल्कुल आपको वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सिर्फ वही क्लासेस और वही क्वेश्चंस आपके लिए तैयार कर रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कल की क्लास में किसी वजह से मुझे क्लास बीच में छोड़नी पड़ी थी और आज हम जहां हमने छोड़ा था हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो भाई हमने छोड़ा था यहां, तो यहां तक जो है हमने कल पढ़ लिया था। एक बार इस बात का रिवीजन कर लें कि भाई हमने पढ़ा क्या था। तो मैं एक काम करता हूं कि फर्स्ट पेज पर इस बात को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने जो है एक काम करते हैं, यहां देख लेते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। शुरुआत की थी हमने इलेक्ट्रिक करंट से, और इलेक्ट्रिक करंट यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना, आवेश प्रवाह की दर करंट होती है। ये बात हम कल डिस्कस कर चुके थे, काफी लंबा डिस्कशन किया था हमने इस बात को लेकर कि कैसे आवेश प्रवाह की दर धारा जो है कहलाती है, सब पढ़ा था हमने। इसकी यूनिट हमने डिस्कस की थी जो कि कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमने तीन टर्म जो यूज किए थे, कौन से, ये रहे भाई। हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गैस, जहां आप देख रहे थे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं जैसे कि किसी डब्बे के अंदर भरे हुए गैस के अणु, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन गैस कुछ और नहीं था, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही इलेक्ट्रॉन गैस थी। दूसरा मीन फ्री पाथ, जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति कर रहे हैं, मुक्त रूप से इधर उधर घूम रहे हैं, तो घूमते घूमते एक दूसरे से टकराए, और टकराने पर जब दो इलेक्ट्रॉन लगातार एक दूसरे से टकराते हैं, मतलब मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है और यहां कोई इलेक्ट्रॉन, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इससे टकराया, उसके बाद इससे टकराया, और जब ये दोनों कोलाइड हुए तो एवरेज डिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन ने जो कवर करी, कौन सा वाला भाई, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन ने जो एवरेज डिस्टेंस कवर करी, जो औसत दूरी तय की, हमने उसे कहा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। ठीक है, उसके बाद इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा, उस टाइम को हमने कहा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांतिकाल। श्रांतिकाल, और मैंने आपसे बताया था कि जो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है, उसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरली इसकी वैल्यू होती है 10 टू दी पावर -14 सेकेंड सामान्यतः। मतलब वैसे नहीं, हर सबका अलग अलग टाइम होता है, पर सामान्य तरीके पे हम इसकी वैल्यू लेते हैं 10 टू दी पावर -14 सेकेंड। ये डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, अनुगमन वेग को, है ना भाई। इसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस करी। ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी भाई, ये था कि अगर हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें, किसको भाई, किसी वायर को, कंडक्टिंग वायर को अगर हम किसी बैटरी या किसी सेल से कनेक्ट कर दें, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं, एक ही दिशा में गति करने लगते हैं। जब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगते हैं, तब इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होती, और उस समय ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। उस समय हम इसकी एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है भाई, औसत वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हिंदी वालों क्या बताया था, ये हिंदी में अनुगमन वेग या क्या कहलाता है, अपवाह वेग, ये हमने पढ़ा था। और क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन I = NeAVD, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच हमने ये रिलेशन पढ़ा। ठीक है ना। अच्छा ध्यान देना, पहला फॉर्मूला करंट का ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला I = NeAVD हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया करंट डेंसिटी, है ना। क्या पढ़ा हमने इसके बाद हमने पढ़ा करंट डेंसिटी। अच्छा देखो, मैं बोर्ड रफ नहीं कर रहा हूं, आपको दिखाई देगी,
सारी चीजें दिखनी चाहिए, है ना। करंट डेंसिटी क्या था? करंट डेंसिटी था किसी भी वायर के यूनिट क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली करंट की वैल्यू। किसी भी वायर के, कोई भी वायर हो, उस वायर के यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली धारा की मात्रा कहलाती है करंट डेंसिटी। मैंने बताया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये बेसिक बातें थी जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या क्या बातें? पहला, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। दूसरा, I इक्वल टू NEVD, जिसमें VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अनुगमन वेग होता है। और तीसरा, J इक्वल्स टू I अपॉन A। और जब I की वैल्यू ऊपर से इसमें रख दी जाए तो ये जो करंट डेंसिटी है उसका फॉर्मूला हो जाता है NEVD। इतना हम पढ़ चुके हैं, ठीक है भैया, इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें इसके आगे पढ़ना है। तो मैंने ये रिवाइज इसलिए करवा दिया ताकि आप लास्ट वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि भाई हम उस वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या हमें पढ़ना है ना। तो हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं ये बोर्ड जल्दी से रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बातें, है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ा सा वैसे सर्दी काफी हो रही है ना जी। जब ये वीडियो बन रहा है उस समय यहाँ का टेम्परेचर काफी डाउन है और उस टेम्परेचर में हम ये वीडियो बना रहे हैं, है ना। अच्छा, वैसे तो कहा जाता है कि टीचर को सर्दी तो लगती नहीं है ना, सारी सर्दी तो स्टूडेंट्स को लगती है? और आपके पास तो मौका भी है, जरूरी नहीं है आप मेरे पास आओ, आप घर बैठकर इस वीडियो को देख सकते हो जरूरत है तो रजाई के अंदर छुप कर आराम से वीडियो देखो और पढ़ते रहो। एग्जाम भी पास में आ रहे हैं और जो है टेंशन भी बढ़ती जा रही है ना। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, बस टेंशन नहीं लो, है जी। टेंशन लेने का काम नहीं करना है। सर्दी सर्दी सर्दी। चलें साहब, आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से शुरू कर रहे हैं, है ना। हिंदी में वैद्युत प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अगर आप, मैं थोड़ी सी इंग्लिश में बात करूं, मतलब इंग्लिश की बात करूं, तो रेजिस्टेंस यानी एक ऑपोजिशन। जो रेजिस्टेंस मतलब केवल करंट की बात नहीं हो रही है, हर चीज में रेजिस्टेंस होता है। अगर आपने 11th ठीक से पढ़ी तो आपको पता होगा रेजिस्टेंस थर्मल भी होता है ना, थर्मल रेजिस्टेंस भी होता है। पर यहां रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वही है जो 10th में पढ़ा था आपने, है ना। रेजिस्टेंस क्या है? जो करंट के फ्लो होने में बाधा डाले। ठीक, क्या? एक अच्छी बात बताऊं, मतलब अच्छा तरीका बताऊं। मान लो ये कोई वायर है, मान लो ये कोई वायर है और इस वायर में ये भाई साहब जो हैं, इस वायर मतलब ये पाइप है और इसके थ्रू दूसरी तरफ निकलना चाहते हैं। लेकिन एक भाई साहब खड़े हुए हैं यहाँ पे और ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये भाई साहब कह रहे हैं नहीं जाओ। ये निकलने नहीं दे रहा उसे। कहां नहीं निकलने दे रहे? आगे नहीं बढ़ने दे रहे। पर ये कोशिश पूरी करेगा। ये जो बंदा है ना, ये आगे बिल्कुल जाना चाहता है लेकिन ये इसे रोक रहा है। कौन रोक रहा है? ये वाले। तो भाई साहब ये जो आगे जाना चाहते हैं ये है करंट, या फिर आप इसको चार्ज बोल सकते हो, और जो रोक रहा है वो है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, है ना। ये है धारा, हिंदी में धारा, धारा जो बहती है वो धारा, है ना। और रेजिस्टेंस प्रतिरोध, प्रतिरोध या प्रतिरोधक, ठीक है। तो करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करे, है ना,
उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और ये बात आप अच्छे से जानते हो, 10th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ रहे हो, है ना, और पढ़ चुके हो, है ना। तो क्या, जो करंट के, धारा के रास्ते में जो अवरोध उत्पन्न करे, धारा के रास्ते में जो पत्थर पटक दे, वो प्रतिरोध। समझे? मतलब धारा, अगर कोई इंसान है वो बढ़िया चले जा रहा, रास्ते में ढेर सारे पत्थर लगा दिए कि नहीं भाई साहब, मुश्किलें तो हम खड़ी करेंगे तुम्हारे लिए, तो जो मुश्किलें खड़ी करता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, ये प्रतिरोध जो हम, जब मैं इस प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, वैद्युत प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, तो ये किसी और का नहीं है, ये हर मटेरियल का अपना खुद का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये कह लो कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, जिसमें से करंट पास हो सकता है उसको कंडक्टर कहते हैं। तो करंट्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या, जिसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करने की जो है क्षमता हो, या ऐसे क्षमता वमता सब अच्छा नहीं लगता है ना। रेजिस्टेंस इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, किसी भी चालक की वह विशेषता जो उसके धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध डाले, जो उसके धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध डाले। जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि आप इतना सब तो जानते ही हो। तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आर से, और जनरल फॉर्मूला होता है V अपॉन I। अब ये कैसे आया मैं इस पे डिस्कस करूंगा, लेकिन बढ़िया सी बात बताएंगे, टेंशन फ्री रहो, और एक अच्छी बात भी बताएंगे जो शायद आपने ना सुनी हो। तो यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर, इसकी यूनिट हो गई वोल्ट पर एम्पियर। पर उससे भी अच्छी यूनिट क्या होती है सर उससे अच्छी यूनिट होती है इसकी ओम। क्या होती है? ओम। सिंबल होता है ओमेगा और यूनिट होती है ओम। क्यों? ओम्स लॉ पढ़ेंगे, लेकिन ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस दोनों को मिक्स कर मत कर देना, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है? जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करे। सर अगर रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करे, मतलब पैदा करता है, तो रेजिस्टेंस को जस्ट अपोज करता है कंडक्टेंस। यानी हर चीज के दो हिस्से होते हैं, कोई चीज अच्छी है तो बुरी भी होगी, वैसे अगर कोई रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस भी होगा। जो बहने से रोक रहा है वहीं दूसरा उसे बहाने की कोशिश भी तो करेगा। जो करंट को बहने से, एक तरफ कोई है जो करंट को बहने से रोकता है, तो अगर ये करंट को बहने से रोकता है तो ये एक और कौन है साहब ये है जो कह रहा है कि नहीं चले आओ तुम, हम तो खड़े, नहीं समझे। तो अगर ये भाई साहब रेजिस्टेंस है तो उसको खींचने वाला कंडक्टेंस भी है, दोनों प्रॉपर्टी एक ही मटेरियल के अंदर है ना, एक ही मटेरियल के अंदर है। बस डिपेंड करता है उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा मतलब ज्यादा है या ज्यादा अच्छी है ना। कंडक्टर वो जिसके पास कंडक्टेंस ज्यादा हो, है ना। कंडक्टेंस क्या हो गया? इज द मेजर ऑफ ईज मतलब आसानी से, with which electric current flows through a conductor। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जितनी आसानी से बहेगा उसका कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा, है ना। तो ये मेजर ऑफ ईज होती है कि कितनी आसानी से कंडक्टर में जो है करंट फ्लो कर सकता है ना। और ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। फॉर्मूला क्या हो गया? जब वो V अपॉन I है तो ये I अपॉन V हो जाएगा, या I अपॉन V हो जाएगा, जहां I करंट है, V पोटेंशियल है, R रेजिस्टेंस है। क्लियर है इतनी बात? बहुत आसान बात है, जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि ये सब तो आप पहले से ही जानते हो। ठीक भाई, चलो आगे चलते हैं आगे, क्योंकि जो जरूरी बातें हैं उसको भी तो देखना है ना। जरूरी बातें, और मिक्स नहीं होने देना सारी चीजों को। किसी भी चीज को हमें मिक्स नहीं होने देना है। आई होप सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी, और ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं तो देखना जरूर। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। सर क्या होता है रेजिस्टिविटी? सर ये भी प्रॉपर्टी है, अच्छा हिंदी, वैद्युत प्रतिरोधकता। क्या है ये? वैद्युत प्रतिरोधकता। मैं परिभाषा की बात करूंगा, पर एक बेसिक बात आप जान लें,
इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल की, ये किसी भी पदार्थ की या पदार्थ का लाक्षणिक गुण होता है। सर लाक्षणिक मतलब? सर ये तब चेंज होगा, खास तौर पे लाक्षणिक शब्द जब भी इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है कि ये तब चेंज होगा जब क्या हो जाए सर, जब मटेरियल बदल जाए। मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। क्या होता है मैं बिल्कुल आ रहा हूं, उस पर चिंता मत करो, पर ध्यान रखना कि ये पदार्थ का लाक्षणिक गुण है। सर होता क्या है, क्या होता है ये? तो बेटा देखो, एक तरफ ओम्स लॉ से भी हम इसको डिफाइन करते हैं, एक तरफ तो हम इसको ओम्स लॉ से भी डिफाइन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है इसे रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और ये रेशियो होता है किसका? किसका रेशियो होता है बेटा? ये रेशियो होता है E अपॉन J का, है ना? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रेशियो रेजिस्टिविटी होता है। सर ये तो है ही, लेकिन जब ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है तो ये साथ में RA अपॉन L एक और फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का, RA अपॉन L एक और फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का, है ना? यूनिट क्या होती है सर इसकी? सर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर दीजिए तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होती है इसकी यूनिट? ओम मीटर। सर डायमेंशन बिल्कुल पूछी जाती है बेटा, डायमेंशन रेजिस्टिविटी की। तो अगर मुझे रो की डायमेंशन निकालनी है तो मैं कोशिश करूं पहले आर की डायमेंशन निकाल लूं, है ना? मैं डायमेंशन ऑफ आर निकाल दूं, आर की विमा कैसे? सर आर इक्वल्स टू होता है V अपॉन आई। सर पोटेंशियल का डायमेंशन नहीं पता, मत डरो, V इज इक्वल टू आप पढ़ चुके हो W अपॉन Q। सर ये तो मालूम है। अरे मालूम है तो अच्छी बात है ना भाई, मालूम है तो अच्छी बात है। वर्क का डायमेंशन मैंने कहा था 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन याद कर लो बस, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क। चार्ज के लिए 80, करंट के लिए A, क्या हो जाएगा? ML2 T माइनस 2 पर ये ऊपर गया T माइनस 3 और A माइनस 2, A माइनस 2 किसका डायमेंशन आ गया? रेजिस्टेंस का। किसका डायमेंशन आ गया? रेजिस्टेंस का। तो रो का डायमेंशन कैसे निकालिएगा? रो का डायमेंशन क्या होती है यूनिट? ओम मीटर। यानी ओम की जगह पे यानी रेजिस्टेंस की डायमेंशन आ गई, तो वो कितनी है? ML2 T माइनस 3 A माइनस 2, ये इसकी हो गई। और उसके बाद किसकी डायमेंशन भैया? लेंथ की डायमेंशन। तो एक L और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो गया? ML3 T माइनस 3 A माइनस 2। दैट्स इट। बहुत इजी है, बहुत इजी है, तो ध्यान रखना है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है सर? सर ये दोनों वेक्टर हैं लेकिन ये स्केलर है। कैसी क्वांटिटी है रेजिस्टिविटी? ये कैसी क्वांटिटी है भाई? ये एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बताती क्या है सर? ये बताती है कि किस वायर की लेंथ में जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी उसका रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होता जाएगा, वो बताने का काम करती है। ठीक है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ किस पे? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हिंदी में विद्युत चालकता। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। जैसे प्रतिरोधकता, जैसे एक मिनट, इसको चालकता भी कहते हैं। अच्छा जो पीछे था, एक सेकंड बेटा, जो पीछे था इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को बोलते हैं विद्युत चालकत्व, इसको कहते हैं चालकत्व। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं G से, ध्यान रखना। और वहीं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसे कहा जाता है विद्युत चालकता। ठीक है, अच्छा एक और नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। और ठीक वैसे ही इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं बेटा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग चीजें नहीं है, सेम ही चीजें हैं।
ठीक है, हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसको ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, और इसको ही विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमने यहां पढ़ा है उसको पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब सर एक बात तो कॉमन है दोनों में, क्या? ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, लाक्षणिक गुण है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। दूसरी बात यहां क्या मैंने बोला, रो इक्वल टू अगर E अपॉन जे, अच्छा इसको रिप्रेजेंट करते सिग्मा से, किससे? सिग्मा से, और ये उल्टा है किसका? रेजिस्टिविटी का, ये उल्टा है रेजिस्टिविटी का, है ना? तो भैया अगर ये E अपॉन जे है तो ये J अपॉन E हो जाएगा, तो ये J अपॉन E हो जाएगा। यूनिट की बात कर लें, यूनिट ऑफ सिग्मा, साहब इसकी यूनिट कितनी है? किसकी यूनिट सर? सर इसकी यूनिट है ओम मीटर, तो सर इसकी यूनिट हो गई क्या? ओम मीटर इनवर्स। अच्छा एक छोटी सी बात और बहुत जरूरी बात मैं यहां बताता हूं, ये सब तो जरूरी बात, इंपॉर्टेंट नहीं, हिंदी में सही लगता है क्या? छोटी मगर मोटी बात नहीं। कौन सी जरूरी बात? सबसे जरूरी बात सर, ओम जो है वो ओम है, ओम जय जगदीश हरे वाली बात नहीं कर रहा हूं, ओम है, लेकिन सर जो ओम इनवर्स है वो साइमन है, वो साइमन है, समझ रहे हो? जो ओम इनवर्स है वो साइमन है, वो साइमन है। ठीक है, और ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ही सेम है। ध्यान रखना, ओम इनवर्स को ऐसे भी लिखा जाता है, समझ रहे हो आप? तो मैं अगर इसको ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब हुआ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स माइनस में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते, इसको हम साइमन मीटर इनवर्स m-1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें बहुत जरूरी बात है। सर ये क्या है? सर यूनिट ऑफ जी यानी कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ जी वैसे तो होती है एम्पियर पर वोल्ट, लेकिन बहुत जरूरी बात है, एम्पियर पर वोल्ट तो होती है, पर साथ साथ ये भी होती है, ये भी होती है, ये साइमन भी होती है। भैया बात समझ रहे हो आप? बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, है ना? हर बात मजे के लिए थोड़ी पड़ी जाती है, कुछ बातें मेरी बातों से भी मजा ले लोगे, है ना? तो ये समझो, ये समझो बाबू, ये सिग्मा हो गया। डायमेंशन ऑफ सिग्मा क्या होता है सर? सर डायमेंशन ऑफ सिग्मा निकालना है। सिग्मा अगर रेजिस्टिविटी का उल्टा है तो ये जो डायमेंशन निकाली है हमने रेजिस्टिविटी की, हम इसको उल्टा कर देंगे। किसकी? सर हमने डायमेंशन निकाली ml3 t-3 a-2, किसकी? रेजिस्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी की डायमेंशन इसकी उल्टी हो गई ना जी, तो यहां आ गया m-1, यहां हो गया l-3, ये हो गया माइनस का प्लस, ये हो गया माइनस का प्लस, बात खत्म। बोले इतनी बात समझ में आ गई क्या? इससे ज्यादा जरूरी नहीं है इन दोनों में कुछ, इससे ज्यादा एक छोटी सी बात को मैं देख लूं जरा, एक छोटी सी रो इक्वल टू E अपॉन J। वेरी गुड अविनाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, इससे जरूरी कुछ ना है, कुछ नहीं है इससे जरूरी। ठीक है, तो अब आगे चले, बोर्ड साफ करें, चलो करते हैं फटाक से, जल्दी करते हैं, है ना? क्यूरियोसिटी मंत्रा बहुत मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लिया करो, हैं? क्यूरियोसिटी मंत्रा के लिए और खुद के लिए, हैं?
हम चाहते क्या हैं आपसे कि आप पढ़ें, आप समझें, आप जानने की कोशिश करें कि हम समझा क्या रहे हैं, है जी। जरा सोचिए, सोचिए आपके पास मैथ्स के भी अच्छे खासे लेक्चर पहुंच रहे हैं, तो वो वीडियोस भी देखिए, है जी। अच्छा मैं बता दूं कि सर जो आपको मैथ्स में पढ़ा रहे हैं ना भाई साहब, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये बात, आपने थोड़ी ना 2 बार बोर्ड दिया, अब ऐसा तो नहीं 2 बार बोर्ड दे रहे हो, नहीं पहली बार दे रहे हो ना। हाँ तो हमारी मेहनत तब रंग लाएगी जब आप इस हमारी मेहनत का फायदा उठाकर अपनी मेहनत उसमें थोड़ी सी ऐड कर दोगे, है जी। चलो खैर बातें बहुत हो गई, शुरू करें। हाँ जी भाई आगे चलते हैं। अच्छा ये देखो एक बढ़िया सी मतलब मजेदार चीज है ना, एक अच्छा खासा पेज है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। क्या, जो मैंने अभी आपको बताया J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई होता है, यानी यहां से सिग्मा सिग्मा क्या हो गया, J अपॉन ई, सिग्मा क्या हो गया, J अपॉन ई। अगर सिग्मा J अपॉन ई है, अगर सिग्मा J अपॉन ई है तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, E अपॉन J, ये तो पता ही है आपको, और E और J दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, है ना। क्या बताता है, करंट डेंसिटी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर उसमें कितनी करंट डेंसिटी है उसको बताने का काम करता है, ठीक है ना, उसको बताने का काम करता है। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी, अच्छा सॉरी यहां पे क्या है, रेजिस्टिविटी जो है इस बात पे डिपेंड कर रही है कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे बात समझ में आई रही है भाई, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, रो इक्वल टू ई अपॉन जे, तो वो भी एक चीज है, मतलब चीज है, चीज पनीर का टुकड़ा नहीं, सुनो तो रो इक्वल्स वो सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो बता चुका हूं, डायमेंशन मैं सब बता तो दिया यार, क्यों मेहनत करवा रहा हूं। चलो भाई खैर छोड़ो, इससे आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बस हाँ देखने में अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा ऐड कर देता हूं, है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। अब भाई साहब ओम भाई साहब आ गए हैं, ओम भाई साहब, जगदीश वाले वाले नहीं, ओम जय जगदीश नहीं, आरती नहीं कर रहा हूं, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। भाई साहब ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, किनका, ओम का, ठीक है जी। तो जॉर्ज छोड़ दो, ओम और साइमन दोनों यूनिट होती हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। तो जॉर्ज साइमन ओम, इन भाई साहब ने एक बात बोली, इन भाई साहब ने एक बात बोली, इन्होंने कहा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अच्छा इस लाइन पर मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं इसमें एक बात ऐड कर लेना, नॉट ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये ध्यान रखना, ठीक है। यदि यदि भौतिक अवस्थाएं नियत रहें एट कांस्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। आज मैं इसको पहली बार आपको एक अलग तरीके से समझाने वाला हूं, है ना, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आ जाता है, ये लिखा उल्टा है। कहानी क्या है, यहां कहा है कि किसी चालक से बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है, और आपके मन में सबसे पहला डाउट आता है कि सर आप बोल ये रहे हो कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। क्या बोल रहे हो आप, सर आप बोल रहे हो कि तो धारा है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है, पर सर यहां तो लिखा है वी प्रोपोर्शनल टू आई है, कैसे,
मैं समझाता हूं, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी। सुनो, पहले तो इनकी बात समझो। इनने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि सर जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। मतलब एक वायर है, वायर में वोल्टेज अपन ने जो है अप्लाई कर दिया, कोई वायर लिया, ऐसे ऐसे कोई वायर लिया और उस वायर के एंड पर हमने बैटरी या सेल लगा दिया, साथ में हमने लगा दिया रियोस्टेट। क्या लगा दिया भैया? रियोस्टेट। साथ में हमने लगा दिया रियोस्टेट। अब जब हमने रियोस्टेट लगा दिया तो इसमें फ्लो दौड़ने लगा, करंट दौड़ने लगा। अच्छा, हमने क्या किया? अच्छा, पहले तो आप ये समझ लो, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं RH से, और ये है रियोस्टेट। क्या है ये? रियोस्टेट। रियोस्टेट हिंदी में कहते हैं धारा नियंत्रक। क्या है ये? धारा नियंत्रक। इसका डायग्राम कैसा है? तो बेटा चिंता नहीं करो, मैं एक लेक्चर लाऊंगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से दिखा दूंगा रियोस्टेट कैसा दिखता है ना, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिकल लैब में दिख जाएगा। जो लोग प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से उनको टेंशन ही नहीं है इस बात की। लेकिन रियोस्टेट का दूसरा नाम है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर है ना, दूसरा नाम है परिवर्ती प्रतिरोधक या परिवर्ती प्रतिरोध। मतलब सर इसका यूज करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा करते हैं, हम इसका यूज करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा करते हैं। और सोचो रेजिस्टेंस करता क्या है? करंट को रोकता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकता है। अगर करंट को कम कर रहा है तो पोटेंशियल भी कम होगा, अगर करंट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है? मतलब जो करंट है वो पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे यही तो ओम ने कहा था। ओम ने कहा था, ओम मेरे कोई दोस्त नहीं है, ओम जॉर्ज साइमन ओम, सर जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर उसकी नियत ताप ही नहीं बेटा, नियत भौतिक अवस्थाएं, नियत भौतिक अवस्थाएं, ठीक है, नियत भौतिक अवस्थाएं है ना, सिर्फ नियत ताप नहीं, नियत भौतिक अवस्थाओं पर किसी चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ये समानुपाती होती है। ये कहा था इन्होंने। मतलब एक कंडीशन लगा रखी है इस पे। क्या सर? यही एक बात ध्यान देना, बहुत कायदे की बात बता रहा हूं, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ है, ठीक है भैया। और मैं भी बताऊंगा तुम्हें, लेकिन यहां देख लो, और V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है सबने, ये ओम्स लॉ नहीं है, ये ओम्स लॉ नहीं है, इसको बोलते हैं ओम्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं? ओम्स फॉर्मूला। ये ध्यान देना। मतलब आगे पढ़ोगे आप, ओम्स फॉर्मूला वहां भी यूज हो सकता है जो कंडक्टर नॉन ओमिक हो, उसमें भी हम ओम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ओम्स लॉ केवल ओमिक कंडक्टर पर काम करता है। और ओमिक कंडक्टर कौन होते हैं? जो ओम्स लॉ को भी करते हैं। आगे पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन ओम्स लॉ वो जहां पर ओमिक कंडक्टर, जो ओमिक कंडक्टर होते हैं वो ओम्स लॉ को भी करते हैं। और ओम्स लॉ कहता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करते जाइए वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आना चाहिए। आप कहोगे सर इसमें क्या कांस्टेंट हटा रहे हो? बताते हैं ना, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो कांस्टेंट आता है G। अब कहोगे सर ये क्या नया रायता फैला दिया आपने? नहीं बेटा, बहुत जरूरी बात है। थोड़ी देर पहले मैंने G के बारे में क्या बताया था? ये क्या होता है? कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस। ये होता है कंडक्टेंस। तो सोचो, अगर I इक्वल टू G इंटू V है तो G क्या होता है? 1/R। क्या होता है G? 1/R। तो सर V इक्वल टू क्या हो गया? IR। अब तुम्हें टेंशन नहीं होगी कि सर ये उल्टा कैसे हो गया, उल्टा कैसे हो गया। और यहीं से हमने ये कहानी बनाई कि अगर I प्रोपोर्शनल टू V है देन V प्रोपोर्शनल टू I भी होगा। समझे बात बाबूजी? समझे? जी देवियों, क्या I इक्वल टू G इंटू V, G 1/R हो गया, R का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, देन V इक्वल्स टू IR, है ना, V इक्वल्स टू IR। और ये है भाई साहब कौन? ओम्स फॉर्मूला। ये कौन है? ओम्स लॉ फॉर्मूला। ओम्स लॉ यहीं पे खत्म हो गया बाबूजी, ओम्स लॉ यहीं पे खत्म हो गया। सर क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? अच्छा देखो, ये सब तो आप समझते चलो, मैं थोड़ा सा और बताता हूं आपको, एक बात और बताता हूं।
बेटे जब हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तब हम आर को इस क्वेश्चन में v इज इक्वल टू आई आर में हम आर को ओम्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम्स कांस्टेंट, हिंदी में कहते हैं ओम नियतांक। ठीक है। दूसरी बात जो सबसे जरूरी बात है, यहां पर जो आर है विच इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। बहुत जरूरी बात बता रहा हूं बेटा, पेपर आजकल सीधे सीधे नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है। क्या बात बता रहे हैं सर? हम बताते हैं ना बबुआ, देखो हम ये बता रहे हैं कि मान लो तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में तुम्हारे पास आर और वो वी और आई की कुछ अलग अलग वैल्यू आई। ठीक, वी और आई की कुछ अलग अलग वैल्यू आई। सपोज करो तुमने जब पोटेंशियल 2 वोल्ट लिया तब तुम्हारे पास करंट आ गया मान लो 10 मिली एम्पियर। कितना? 10 मिली एम्पियर। ठीक, मैं सिर्फ रेशियो की बात कर रहा हूं, समझना ध्यान से। मैंने इसको 4 किया तो तुम्हारे पास वैल्यू आई 20। ठीक है, मैंने इसको 6 किया तो ये हो गई 30। जब हमने इसको 8 किया तो ये हो गई 40। जब हमने इसको 10 किया तो ये हो गई 50। क्या देखे? मैंने ऐसा कहा, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट किया और ओमिक कंडक्टर के लिए किया आपने, तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि आई की वैल्यू भी बढ़ रही है और वी का वैल्यू भी बढ़ रहा है। आई की वैल्यू और वी का वैल्यू दोनों यहां पर बढ़ रहे हैं। आई भी इंक्रीज हो रहा है और वी भी इंक्रीज हो रहा है। रेशियो निकालो जरा, 2 और 10 का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/5। मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान समझना, मैं सिर्फ रेशियो की बात कर रहा हूं। तो ये क्या आ गया? 1/5। ये कितना हो 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 गया? 1/5। क्या समझे? क्या समझे आप? सर अगर कोई ओमिक कंडक्टर है, यानी अगर कोई चीज ओम्स लॉ को ओबे करती है, तो उसके लिए जो v अपॉन आई का रेशियो है दैट इज रेजिस्टेंस, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कैसा होगा? कांस्टेंट। अब भैया ये मिली एम्पियर है तो 10 की पावर 3 सब में ही आएगा, है ना? तो ये समझ लेना, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। यानी सर अगर हम ओम्स लॉ की बात करें और ओम्स लॉ में पोटेंशियल यानी वी आई ग्राफ बनाए, क्या बनाए? वी आई ग्राफ ड्रॉ करें, सो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इससे ज्यादा क्या समझोगे यार? बोलो, बात समझ में आई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई हो तो थम्स अप लिख दिया करो, समझे? आ गई ना? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जितनी देर में मैं रफ कर रहा हूं उतना स्किप कर सकते हो, है ना? बिल्कुल स्किप कर दिया करो, कोई जरूरी नहीं है कि वॉच टाइम बढ़ाने के चक्कर में कि सर की मदद हो जाएगी। मदद को नहीं चाहिए, है ना? आप चुपचाप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ते रहो, उससे ज्यादा कुछ ना चाहिए, है ना? बेतारे जो मार्क्स आ जाएंगे हमारा तो अपने आप ही वॉच टाइम बढ़ा देंगे, है? तो चलो खैर आगे चलते हैं, आगे चलें। हाँ भाई, अब कहानी आ गई, ओम्स लॉ को हमें डिफाइन करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और ये है भैया कैसी? सबसे जरूरी बात, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार। लो ट्रिपल स्टार लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज है। क्या? अनुगमन अनु किसी का नाम नहीं है, अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम। क्या जी? ओम का नियम। ठीक है, चलो हिंदी में समझ में आ रहा है ना? बेसिक बात है, बहुत सारी बातें आपको बता चुका हूं, तो समझो। सर कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, मैं आपको थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं, मैं आपको डेरिवेशन समझा रहा हूं। क्या? साहब हमने मान लिया कि कोई कंडक्टर है। अच्छा, ये यहां पर एक कोई कंडक्टर है,
ठीक है, ये कोई कंडक्टर है। और जब ये कोई कंडक्टर है तो इसमें हमने जैसे सेल लगाया और सेल लगाने पर क्या हो गया, करंट फ्लो करने लगा। अच्छा, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि इस तरफ चल रहा है करंट, इस तरफ करंट दौड़ रहा है, और अगर इस तरफ करंट दौड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं उल्टे। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के हमेशा ऑपोजिट होती है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। चलो, तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए काफी कुछ। तो मैंने मान लिया किस वायर में की वजह से इसमें जो करंट फ्लो किया वो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में आप पढ़ चुके हो क्या होता है, NEAVD, यही करंट होता है ना, यही करंट होता है ना। तो करंट क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू NEAVD, ये करंट हो गया, पता है पहले से। लेकिन असली खेल VD का है बाबूजी, असली खेल VD का है। सर VD निकलेगा कैसे, निकालते हैं ना हम। मान लीजिए ये सामने जो देख रहे हो, फिर से वही बात कर रहा हूं कि भाई कोई वायर है और उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, या और जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं मतलब अविविन्यासित रूप से गति कर रहे हैं, तो उस समय कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा मतलब हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की। जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की तो बिफोर अप्लाइंग फील्ड, है ना, बिफोर अप्लाइंग फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, ठीक है, मतलब वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पहले क्या, वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पहले इन सब की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, यानी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, वो क्या होगी, जीरो। क्या हो गई, जीरो। क्यों सर इसलिए क्योंकि सबकी डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है, कोई इधर कोई उधर। मैंने मान लिया कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन सबकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। सर कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमें कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है बेटा, देखो मैं लिख यहां रहा हूं, बीच वाला पोर्शन हम लास्ट में आएंगे, इसके बाद हम उधर चल रहे हैं। देखो पहले समझो, अब आफ्टर अप्लाइंग फील्ड, वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद, वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद हम वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, समझो, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्या होगी सर, मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेलोसिटी हो गई u1 प्लस a tau 1, tau 1 क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। सर दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई u2 प्लस a tau 2, है ना, और ऐसे ऐसे मान लो n इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वेलोसिटी हो गई un प्लस a tau n, ये हो गई। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने क्या पढ़ा, vd इक्वल्स टू इन सब का सम, ये सारी जो वेलोसिटीज आ रही हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन vn डिवाइड बाय n, ये हो गई। अब क्या, अब सर v1 को लिख दो ना, u1 प्लस a tau 1, u1 प्लस a tau 1, u2 प्लस a tau 2, ऐसे 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 सर ऐसे ऐसे, और इन सब के नीचे आ गया n, आ गया ना, आ गया सर सेपरेट कर दें, सर बिल्कुल कर दें। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, u1 प्लस u2 से लेकर un बाय n प्लस a कॉमन ले लिया जाए तो tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau n बाय n, ये मैंने ऐसे ले लिया। ये वैल्यू जीरो है आपको पता है, और मैं इसको मान रहा हूं, ये जो बगल में tau 1 प्लस tau 2 लिखा है ना बेटा, इसको हम मान रहे हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, ये हो गया जीरो और ये हो गया a tau, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो गई, अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई a tau। सर यहाँ पे बात रुक गई है, नहीं बिल्कुल नहीं रुकी। आप सुनो मजे की बात। क्या मजे की बात, सर जी जब हमने बैटरी अप्लाई कर दी तो हमारे पास मिला एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, जिस वेलोसिटी से मूव किया वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। और सर इलेक्ट्रॉन मूव किया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, जो कि कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। अगर बात इलेक्ट्रॉन की कर रहे हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E होता है, तो ये हो गया E इंटू ई, ये हो गया फोर्स। उसके बाद यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम न्यूटन बाबा को याद कर लें, है ना, न्यूटन बाबा का नाम लें, जो हमें बता चुके हैं कि F इक्वल्स टू ma होता है। क्या होता है भाई, F इक्वल टू ma होता है, F इक्वल टू ma होता है। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस, मतलब इलेक्ट्रॉन तभी मोशन, तब तक मोशन करेगा जब तक दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं हो जाते। दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए, जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए तो ma इज इक्वल्स टू क्या हो गया, E इंटू ई। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, E इंटू ई अपॉन एम। कितना हो गया भाई, E इंटू ई अपॉन एम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी कि ये होता है ड्रिफ्ट। अच्छा, याद है मैं यहां E इक्वल टू वी अपॉन एल लिखने वाला हूं, और ये V अपॉन एल आया कहां से, ये V अपॉन एल आया किससे, ये V अपॉन एल आया, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, कौन सा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, वहीं से आया है V अपॉन एल। ठीक है, तो भैया हमारा एक्सीलरेशन कितना होगा, A इक्वल्स टू EV अपॉन ml। कितना हो गया, A इक्वल्स टू EV अपॉन ml। सर अभी बात खत्म हो गई क्या, हाँ सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगा बाबू जी, देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए, है ना, कम इक्वेशंस यूज कर रहा हूं। VD A आ गया EV अपॉन ml इनटू टाउ, है जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो वापस आओ, देन फ्रॉम थर्ड हम क्या लिख सकते हैं भाई, I इक्वल्स टू NEA, सर उसकी वैल्यू EV अपॉन ml इंटू टाउ। हाँ जी सर, सर ये V नीचे आ गया सर NE स्क्वायर टाउ अपॉन M A अपॉन L ऐसे लिख दें, क्या समस्या है, पैसे लग रहे क्या, नहीं लग रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो सर ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है, उल्टा करके लिख दो, जब लिखना ही है तो हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, कैसे, ऐसे लिख लेते हैं सर अभी भी कोई दिक्कत है, नहीं सर जी ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है बाबू जी, क्या, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, और यही तो कहा था ओम भैया ने, ओम भैया हमको क्या बोल के गए, ओम भैया कह रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए चेंज, और साहब अगर ये चेंज नहीं हुआ तो इसका जो रेशियो है यानी V अपॉन आई, ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। तो लो बाबूजी, हमने क्या किया, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम लिया और ओम भाई साहब को प्रूफ कर दिया, नहीं ओम भाई साहब के लॉ को प्रूफ कर दिया। ठीक है भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से हमने ओम्स लॉ को प्रूफ कर दिया। बोलो बात समझ में आई, समझ में आई तो फटाक से नीचे थम्स अप वम्स अप जो भी कर सकते हो तुम वो सब कर दो, कमेंट में लिख दो कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे चलें, लो आगे चलो। हाँ जी भाई, तो अब कहानी है ओमिक कंडक्टर की। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से खत्म हो गया, अब बात कर रहे हैं ओमिक कंडक्टर की। क्या है साहब ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, ओमिक यानी ओमीय चालक। अच्छा बुक्स में ना बेटा ये ओमीय परिपथ के नाम से भी आता है, ओमीय परिपथ, ठीक है, ओमीय परिपथ या अनओमीय चालक, अनओमीय परिपथ, ठीक है, अरे ठीक है बोल रहा हूं मैं तो ठीक बोल दूं ना। देखो ओमीय चालक या ओमीय परिपथ, सिंपल सी बात है, ओमिक कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर व्हिच ओबे ओम्स लॉ, क्या, जो ओबे करें ओम्स लॉ को, यानी जो ओम भाई साहब के दिए हुए नियमों की पालना करें, ओम के नियम का पालन करें। हाँ जी, मेरे हाथ से का पता नहीं क्यों फिसलता है, ओम के नियम का पालन करें, ठीक है, ठीक बात समझ में आई, आ गई सर दूसरी बात, जिनके लिए रेजिस्टेंस करंट पर डिपेंड ना करे। एक बात जिनको नहीं पता वो जान लो, किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर 0 लगा दो तो मतलब नॉट डिपेंड होता है, क्या होता है, नॉट डिपेंड, वो उस पर निर्भर नहीं करती। तो जिसका रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता वो ओम्स लॉ, मतलब ऐसे कंडक्टर ओम जो है ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं, और जिसका रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो वो ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं, समझ रहे हो। और सर नेचर में ऐसा कुछ है जो ओमिक कंडक्टर होते हैं, नहीं सर,
कोई भी सब्सटेंस ओमिक कंडक्टर नहीं होता। फिर भी हम क्या कहते हैं, हम मेटल के मेटलिक वायर्स एट लो करंट, मतलब एक ऐसे वायर्स जिनमें बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है, माइक्रो या मिली एम्पियर में करंट फ्लो कर रहा है, हम उनको जो है ओम्स लॉ के या ओमिक कंडक्टर मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं। अब सर नॉन ओमिक कंडक्टर, बहुत ज्यादा नहीं जानना, बस इतना ही काफी है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं सर? नॉन ओमिक कंडक्टर यानी नॉट ओबे या डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ओम के नियम का पालन नहीं करते, ओम के नियम का पालन नहीं करते, नहीं करेंगे, नहीं करना है इन्हें, इनकी मर्जी है। जरूरी है कि ओम भाई साहब की बात माने? नहीं करते। वैसे दुनिया में कोई नहीं मानता किसी की बात, जो नियम बने वो तोड़ते ही तो तुम लोग मानते हो मेरी बात? नहीं मानते ना, पता है। देखो, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। दूसरी बात रेजिस्टेंस करंट पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस करंट पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है यहां पे। यानी यहां पे जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता बेटा, यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं होता, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और सर सारे कंडक्टर्स, जैसे लार्ज करंट पर मेटल की वायर ही हो गए, उसके अलावा डायोड हो गए, डायोड, उसके अलावा ट्रायोड हो गए और ट्रांजिस्टर्स हो गए, ये सब के सब कैसे हैं नॉन ओमिक। सर ओमिक होते तो इनका ग्राफ, कौन सा ग्राफ? वीआई ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वीआई ग्राफ। लीनियर होता। कैसा होता? लीनियर होता। ये बात तो मैं भूल ही गया, चलो 5वें नंबर पर डाल देता हूं, है ना। यहाँ पे जो वीआई ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, रेखीय होता है। जो वीआई ग्राफ होता है वो लीनियर होता है। यहां पे जो वीआई ग्राफ होता है वो नॉन लीनियर होता है। लीनियर होगा तो सेंटर से पास नहीं होगा। वीआई ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर होता है और रेखीय। ठीक है, मतलब सर जी या तो ग्राफ कुछ इस तरह होंगे, या तो इस तरह होंगे, या और भी हो, बस सीधी लाइन नहीं होगी। लेकिन सर जी ऐसे भी हो सके हैं कि अगर ये जो है स्ट्रेट है तो सेंटर से पास नहीं होना, तो सेंटर से पास नहीं होना। बस इतना ध्यान रखना, बस इतनी बात याद रखो और उससे ज्यादा जानने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है बाबू, इतना याद रहेगा ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं जो हमें जल्दी कवर करनी है। देखो मैं थोड़ा सा लंबा लेक्चर लेता हूं क्योंकि आपके समझ में आ जाए, है ना। पर मैं आपको सलाह देता हूं कि आप 2x पर देखो, कोई इशू नहीं है ना। पूरा देखो, पर बीच में मिस नहीं करो, है ना। अगर लेक्चर 1 घंटे का है तो आप आधे घंटे में दे सकते हो, बोर नहीं होगे भाई, इतनी गारंटी है, बोर नहीं होगे। ठीक साहब, चलो आगे चलें। अब आगे क्या सर? सर आगे है डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या है? डायनामिक रेजिस्टेंस। आगे है डायनामिक रेजिस्टेंस। और क्या होता है सर डायनामिक रेजिस्टेंस? हिंदी में गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है सर? सर जब वीआई ग्राफ नॉन लीनियर हो, जब वीआई ग्राफ नॉन लीनियर हो, मतलब कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या हो गया? इनका जो रेशियो है कभी कांस्टेंट नहीं होगा, कभी कांस्टेंट नहीं होगा। तो हमने क्या किया, कहीं 2 पॉइंट ले लिए और एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, हाँ चलो, हमने ये 2 पॉइंट ले लिए ऐसे यहां से और उसको ऐसे मिलाया। सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है, और उस जगह पर हमने इस ग्राफ का स्लोप निकाला। क्या फाइंड किया? स्लोप ऑफ ग्राफ निकाला हमने निकाला स्लोप ऑफ ग्राफ। अब स्लोप तो समझते हो ना, अरे ढाल, ग्राफ की ढाल, स्लोप। और वो क्या आ गई सर? वो आएगी कैसे?
सर वो हो जाएगा, तो क्या सर यहां एंगल ले लेंगे तो वो हो गया क्या, BC अपॉन AC। क्या हो गया, BC अपॉन AC। सर जो B से C तक का वैल्यू है वो है डेल्टा I, और A से C तक का जो वैल्यू है वो है डेल्टा V। जो B से C है वो डेल्टा I है, और जो A से C है वो डेल्टा V है। यानी ये क्या हो गया, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। ठीक है, ये क्या आ गया, स्लोप। और इसी स्लोप का जो रेसिप्रोकल है वो कहलाता है डायनामिक रेजिस्टेंस। यानी जब वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात की जाए तो हम उसको डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा I यानी रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ होता है VI ग्राफ का। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाय डेल्टा I। दिस इज डायनामिक रेजिस्टेंस। यूनिट इसकी भी ओम होगी, इसकी भी यूनिट ओम होगी। अच्छा, कुछ बुक में इसको RD से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, बेसिक बात है। चलो उसके बाद इलेक्ट्रिक कॉफिशिएंट क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक टेम्परेचर कॉफिशिएंट है ना, इलेक्ट्रिक टेम्परेचर कॉफिशिएंट यानी विद्युत ताप प्रतिरोध गुणांक। इलेक्ट्रिक टेम्परेचर रेजिस्टिव कॉफिशिएंट भी कह सकते हैं इसको, एक वर्ड उसमें यूज कर सकते हैं हम रेजिस्टेंस का, है ना, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट, ऐसे कर सकते हो आप। क्या होता है सर ये, सर ये होता है अल्फा, ये होता है अल्फा, जो ये बताने के लिए होता है कि अगर यूनिट रेजिस्टेंस सॉरी, अगर कोई वायर है सॉरी, अगर कोई वायर है उसका रेजिस्टेंस R है, हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, जब हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज आया। उल्टा करता हूं, क्या क्या कह रहा हूं मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई वायर है, उसके टेम्परेचर को हमने 1 डिग्री से इंक्रीज किया और उसका जो रेजिस्टेंस था वो यूनिट था। तो किसी यूनिट रेजिस्टेंस के वायर में 1 डिग्री से चेंज करने पर, किसी यूनिट रेजिस्टेंस के वायर में 1 डिग्री से चेंज करने पर जितना उसके रेजिस्टेंस में चेंज होता है उसको कहते हैं उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं भाई, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। किसी भी वायर के यूनिट रेजिस्टेंस में 1 डिग्री से चेंज करने पर उसके रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज रेजिस्टिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहलाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है, और इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस। क्या यूनिट होती है, पर डिग्री सेल्सियस, है ना। अच्छा, कुछ बातें ध्यान रख लो, कुछ बातें याद रख लो। फॉर मेटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेटल्स के लिए यानी धातुओं के लिए इसकी जो वैल्यू होती है अल्फा की वो पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इसका क्या मतलब होता है बताऊंगा अभी। लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं, सॉरी इंसुलेटर बोल रहा हूं, सेमीकंडक्टर्स, वेरी सॉरी, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। समझे बाबू जी, अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। बहुत जरूरी बात है, और ये तो बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जा रहा है आजकल। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब हुआ टेम्परेचर को इंक्रीज करो। सेमीकंडक्टर इकलौता ऐसा है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अदरवाइज जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सारे मटेरियल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है। तो ये बहुत बेसिक बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हो गया इतना, चलो आगे चले। चलो भाई, चलते पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं, है कहीं तो पहुंचना है। अच्छा, मैंने इसमें कोई क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया अभी,
है ना, इसमें हमने कोई भी न्यूमेरिकल अभी लिया नहीं है। तो इसके बाद एक और लेक्चर आएगा इसी चैप्टर का, ठीक है, इसी चैप्टर का। ध्यान रखना ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको मैंने इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के नाम से दिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा है। उसके बाद हम किरचॉफ लॉ लेकर आएंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छे से सीखना है, और अगर ये नहीं सीखे बेटा तो किरचॉफ लॉ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए सारे लेक्चर लाइन से लगे हुए हैं, सब देखो, जब टाइम मिल जाए तब देखो, है ना। ये प्लेलिस्ट बनाई इसलिए जा रही ताकि आपके फायदा हो। चलो भाई, अब हम आ गए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। क्या होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है सर? सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से जानते हो। क्या जानते हो सर? अगर हम रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट कर दें, तो वो कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या सीरीज कॉम्बिनेशन? सर कैपेसिटर में पढ़ चुकी है ये बात। मान लो मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अच्छा, सीरीज में करंट सेम होता है, जैसे वहां 4 सेम होता था वैसे करंट सेम होता है, और ये 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। तो इसके पास करंट आई है, इसके पास करंट आई है, इसके पास करंट आई है, तो पहले का पोटेंशियल कितना हो गया? IR1, दूसरे का हो गया IR2, और तीसरे का हो गया IR3। टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 आई कॉमन ले लें, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये हो गया IR। सॉरी, क्या कैंसिल कर दिया अविनाश? गलती नहीं करते बेटा, है आई से आई कैंसिल, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सीधे सीधे कनेक्ट होते, जबकि वहां सीरीज में सीधे सीधे कनेक्ट नहीं हो रहे थे। क्या कैपेसिटेंस सीधे कनेक्ट नहीं हो, सीधे ऐड नहीं हो रहे थे, यहाँ सीधे ऐड हो रहे हैं, ये ध्यान देना है। पैरेलल में क्या होता है सर? एक के नीचे एक लगा दो। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा, चिंता मत करो, चिंता नहीं करो, मैं हर चीज पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा आपके लिए, वादा है आपसे, बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, मजा आ जाएगा। देखो ये हो गया, क्या हो गया? ये करंट डिवाइड होगा भाई, डिवाइड होगा, टुकड़े होंगे इसके टुकड़े होंगे, करंट के टुकड़े होंगे, पर किसके टुकड़े नहीं होंगे? पोटेंशियल के टुकड़े नहीं होंगे तो होगा क्या सर? सर कुछ नहीं होगा, बहुत इसी बात है, बहुत आसान सी बात है सर। I1 V/R1 हो गया, I2 V/R2 हो गया, और I3 V/R3 हो गया। टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये कितना हो गया? V कॉमन ले लो, है ना, ले लो। एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कि ये जो हम R लिख रहे हैं, ये है कौन सर? ये है इक्विवेलेंट, और हिंदी वालों श्रेणी क्रम। बुरा नहीं माना करो यार, तुम लोग बुरा मान जाते जल्दी। श्रेणी क्रम, ठीक है, ये है श्रेणी क्रम, और R जो है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हिंदी में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। वैसे ही यहां पे भी V/R लिख दूं तो ये भी तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है। तो V से भी कट गया, 1/R हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। अब जल्दी से 2-3 बातें देख लो इसकी जो बहुत जरूरी है, जल्दी से, जल्दी सुनो। पहली बात, सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और वो दिख रहा है, सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है करंट डिक्रीज हो रहा होगा सीरीज में, जाहिर सी बात है करंट डिक्रीज हो रहा होगा, है ना। तीसरी बात जो सबसे जरूरी है, क्या सर? सीरीज में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हो और उन सबका रेजिस्टेंस सेम हो, तो उसका सीधा n से, यानी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल जा सकती है। पैरेलल में ऐसा नहीं होता भाई, पैरेलल में ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता सर? सर पैरेलल में पहली बात रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर बहुत सारे जुड़े हुए हैं ना, तो वो निकालने का तरीका हो गया n से डिवाइड करके, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को n से डिवाइड, यानी जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उनसे डिवाइड करके इसको निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? बहुत आसान बात है, ये तो पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार रिवाइज करवा दिया तो समझ में आ गई कोई बात। कोई टेंशन वाला काम नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो, सारी बातें बहुत आसानी से कर सकते हो। सीरीज कॉम्बिनेशन, उसको हिंदी में, अरे यार लो, समांतर क्रम, क्या समांतर, अविनाश भी ना, समांतर क्रम, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रहेंगी ना भाई, तो बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलो अब आगे देखें, बस रुको,
हाँ जी भाई, अब क्या देखिए आगे क्या है, कुछ नहीं, धन्यवाद है आपका बहुत बहुत जो आपने आखिरी तक हमें पहुंचा दिया यहाँ तक, है ना। वैसे हम आपको आखिरी तक ले गए इस लेक्चर में, लेकिन आप भी रुके रहे, इसका धन्यवाद, ठीक है। और अब क्या, अब ये भाई साहब कि ये इंपॉर्टेंट क्लास थी, पूरी हो गई। अब आएंगे न्यूमेरिकल, मैं पहले बता चुका हूं। अब हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को लेकर जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सब करने वाले हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम इस चैप्टर के करने वाले हैं। उसको लेकर मैं एक ही लेक्चर लाऊंगा, ज्यादा नहीं लाऊंगा, कोशिश करेंगे छोटे से छोटा लेक्चर हो, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन समझ पाओ, ठीक है भाई। तो क्लास खत्म करें, क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।